एपिसोड 77। झाओ शिमाई के बारे में नियान जी को बस यही लगा कि वह उसके लिए अधिक उपयुक्त थी, लेकिन उसके मन में ज्यादा भावना नहीं थी। यदि फैंग चेन सचमुच उसे हरा सकता तो वह हार मानने का सुझाव नहीं देता। लेकिन नियान जी के शब्दों के जवाब में फैंग चेन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। शिमाई हमारे लिए व्यापार करने लायक वस्तु नहीं है। शायद नियान जी को इसकी परवाह नहीं है, उसे केवल इसकी परवाह है कि क्या वह अधिक मजबूत बन सकता है। उन्होंने फैंग चेन के रास्ते और अपने रास्ते के बीच का अंतर भी देखा। यह आश्चर्य की बात नहीं है, आखिरकार हर किसी का अपना तरीका होता है। ताओ में कुछ सही या गलत नहीं है, केवल लंबाई और छोटाई है। चलो शुरू करो। नियान जी इतना आलसी था कि आगे बोल नहीं पाया और उसके पीछे 15 ताओवादी ग्रंथ प्रकट हो गए। यही बात फैंग चेन के लिए भी सच है। पुनर्जन्म के ताओवादी पाठ को छोड़कर अन्य सभी ताओवादी पाठ प्रदर्शित किए गए हैं। किसी ने इस दृश्य को देखा और कुछ सोचा और अचानक कहा, फैंग चेन का जादुई शब्द दाओ वेन कहाँ है? मैंने उसे पहले कभी इसका खुलासा करते नहीं देखा। बेवकूफ, जादुई शब्द दाओ वेन स्वाभाविक रूप से फैंग चेन रोंग दाओ का दाओ वेन है। लेकिन दिव्य पात्र दाओ वन कहाँ है? वह क्यों गायब है? किसी ने फिर पूछा। किसी ने मजाक में कहा, ये दो दाओ वेन हैं जो एक नहीं हो सकते। उनके शब्दों से तुरंत ही कई लोग हंसने लगे। दो दाओ वेन का सम्मिलन केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप आध्यात्मिक समुद्र स्तर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब आपका डेंटियन समुद्र बन जाता है तो आपके पास दो दाओ वेन को सम्मिलित करने में सहायता करने के लिए पर्याप्त शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति होगी। जहां तक लिंगहाई क्षेत्र का प्रश्न है, मैं ये भी नहीं जानता कि ताओवादी पाठ में अस्वीकृति को कैसे हटाया जाए। ताओवादी पाठ को एकीकृत करने की तो बात ही छोड़िए। यह मत कहिए कि यह असंभव है। वे दोनों पहले से ही अपनी चालें तैयार कर रहे हैं। क्योंकि उनकी जादुई शक्तियां युद्ध के दौरान प्रकट नहीं हुई थीं, इसलिए उन दोनों ने जल्दी से चार्ज नहीं किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी जादुई शक्तियों की शक्ति अधिकतम तक पहुंच गई है। नियान जी के लिए 15 ताओवादी शिलालेख एक साथ जुड़े हुए थे। दूसरे स्तर का ताओवादी शिलालेख टावर सामने था और उसके पीछे एक 9 मंजिला शिवालय दिखाई दिया। ये टावर दिखाई देता है। भारी दबाव की लहर बाहर निकलती है। फैंग चेन ने चारों ओर देखा और देखा कि 9 टावरों में से प्रत्येक में एक क्रूर राक्षस लगातार दहाड़ रहा था। और ये राक्षस नियान जी से बात करने लगे, जैसे व्हेल, ड्रैगन, फीनिक्स, यूनिकॉर्न, हाथी। वे सभी कितियन महाद्वीप के सबसे हिंसक राक्षस हैं। बस बात यह है कि इससे उत्पन्न दबाव भयावह है। फैंग चेन की अभिव्यक्ति गंभीर थी और वह अपनी सांस को देखकर महसूस कर सकता था कि यह जादुई शक्ति उसकी अपनी शक्ति से कमजोर नहीं थी। हालांकि वह इससे विचलित नहीं हुआ, बल्कि और अधिक उत्साहित हो गया। यह उनकी नई शक्तियों को परखने का एक शानदार अवसर है। वह एक हाथ में क्लेश की तलवार और दूसरे हाथ में दैवी दंड की तलवार पकड़े हुए है। शरीर में स्थित देवता और राक्षस ताओवादी ग्रंथों से प्रेरित होते हैं और देवताओं और राक्षसों की शक्ति तूफानी समुद्र की तरह दो तलवारों में प्रवाहित होती है। तुझी तलवार आत्मा उत्साह से दहाड़ उठी। जैसे जैसे फैंग चेन के देवताओं और राक्षसों का शरीर शुद्ध होता गया, देवताओं और राक्षसों की शक्ति अधिक शक्तिशाली होती गई। तलवार दानव की शक्ति ने स्वाभाविक रूप से तुझी को, एक राक्षस सैनिक को, बहुत पसंद किया। इससे पहले उसने जो भी राक्षसी ऊर्जा अवशोषित की थी, वह फैंग चेन की तलवार दानव शक्ति की तुलना में नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर दैवीय दंड तलवार लगातार कांप रही थी। फैंग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। दिव्य दंड तलवार केवल जुवानपिन का पहला स्तर था। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, दैवीय दंड तलवार धीरे धीरे तलवार भगवान की बढ़ती शुद्ध शक्ति का सामना करने में असमर्थ हो गई। लेकिन अब वह केवल तलवार भगवान की शक्ति को बलपूर्वक इंजेक्ट कर सकता है। वह ये लड़ाई नहीं हार सकता। जब दिव्य शक्ति और जादुई शक्ति एक निश्चित स्तर पर डाली गई, तो फैंग चेन ने दोनों तलवारों को एक साथ पकड़ लिया और उन्हें दोनों हाथों से जकड़ लिया। टकराना, वह क्षण जब देवताओं और राक्षसों की शक्तियां टकराती हैं। शक्ति जलने जैसी होती है। दो रंग सोना और लाल जलते हैं, लेकिन उनमें आग की कोई शक्ति नहीं होती। दैवीय शक्ति और आसुरी ऊर्जा इतनी शुद्ध है। ऊंची सीट पर बैठे झाओ पिंगफान को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अन्य लोग यह नहीं देख सकते थे कि फैंग चेन की दैवीय और राक्षसी शक्तियां कितनी शक्तिशाली थीं, लेकिन वह देख सकता था। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि फैंग चेन की देवताओं और राक्षसों की शक्ति को पूरी तरह से एकीकृत किया जा सकता था। इस बच्चे ने मुझे सचमुच बहुत बड़ा आश्चर्य दिया। वह ये कहे बिना न रह सका। ये बात तर्कसंगत है कि एक बार जब कोई ताओवाद के क्षेत्र में पहुंच जाता है,
तो देवताओं और राक्षसों का मार्ग कठिन होता जाता है, क्योंकि देवताओं और राक्षसों की शक्ति जितनी अधिक प्रबल होगी, अस्वीकृति और यहाँ तक कि प्रतिक्रिया भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन फॉर्म चेन के देवताओं और राक्षसों ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया, बल्कि फॉर्म चेन के नियंत्रण में पूरी तरह से विलीन हो गए। इस समय उसे अचानक लगा कि शायद देवताओं और राक्षसों के बीच का रास्ता कोई अंत नहीं था। लेकिन जल्द ही इस हास्यास्पद विचार को उन्होंने स्वयं ही अस्वीकार कर दिया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और खुद पर हंसा। मैं क्या सोच रहा हूँ? देवताओं और राक्षसों का मार्ग कैसे काम कर सकता है? देवताओं और राक्षसों का मार्ग एक मृत अंत के रूप में पहचाना जाता है, जिसे वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है जब वह एक उच्च क्षेत्र में पहुंचता है। फैंग चेन अब देवताओं और राक्षसों के रास्ते पर भरोसा करके अधिक मजबूत हो सकता है, लेकिन जितना आगे वह जाएगा उतना ही मुश्किल होगा। विशेषकर आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दैवीय शब्द दाओवन चुनते हैं या जादुई शब्द दाओवन। जब संयुक्त दाओवन अधिक शक्तिशाली हो जाता है तो दोनों पक्ष संतुलन खो देंगे, और एक बार संतुलन खो गया तो देवताओं और राक्षसों का मार्ग संभव नहीं रह जाता। यही कारण है कि दुनिया देवताओं और राक्षसों के रास्ते के बारे में बात करना बंद कर देती है। इसी समय फैंग चेन और नियान जी ने भी अपनी ताकत जमा कर ली थी। मैं इस कदम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। अगर ये तुम्हें लग गया तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। न्याजी ने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें इस कदम पर पूरा भरोसा है। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, फैंग चेन ने कहा। ये देखकर नियान जी ने उसे मनाने की कोशिश करना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में चलो कोशिश करते हैं। उसने अपने हाथों से एक मुहर बनाए और उसकी पीठ के पीछे ताओवादी पाठ चमक उठा। ताओ क्यूई स्वर्ग और पृथ्वी को भेद कर एक रेखा बनाता है। दाओ पंक्ति अंतिम दाओ पाठ से शुरू होती है और लगातार अन्य दाओ पाठों से जुड़ती जाती है। अंत में सभी ताओवादी ग्रंथ एक पंक्ति में जुड़ गए और मीनार के आकार के ताओवादी ग्रंथ अत्यंत उज्ज्वल प्रकाश के साथ फूट पड़े। दमन न्याजी हल्का फुल्का शराब पीता है और अपनी उंगलियां सितारों की ओर दिखाता है। उसके पीछे जियुतियान दानव दमन टॉवर अचानक चमक उठा। ऊपर से नीचे तक फैंग चेन की ओर बढ़ रहा था। मौके पर ही फैंग चेन को दबाना चाहता था। फैंग चेन ने आश्चर्य से जियुतियान दानव दमन टॉवर को देखा। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक चींटी है जो किसी अदृश्य दानव का सामना कर रही है। अत्याचार, शक्तिहीनता, निराशा और कमजोरी उसके हृदय से निकलकर उसके पूरे शरीर में फैल गई। इस समय उसे अपनी आत्मा से भय का अनुभव हुआ। नियान जी ने गर्व से कहा, मेरा हमला न केवल शक्तिशाली है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आत्मा से उत्पन्न भय है। भले ही आपको पता हो कि आप डर नहीं सकते, फिर भी आप कांपने से बच नहीं सकते। यही कारण है कि मैं आपको आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि एक बार जब मैं इस चाल का उपयोग करता हूँ तो आप विरोध भी नहीं कर सकते। नीचे जियानहू ने स्वर्ग और पृथ्वी के टॉवर को नीचे दबाते हुए देखा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसने खुद से पूछा कि नियान जी के हमले के सामने वह शायद हार ही जाएगा। अकेले इस भयानक दबाव ने ही उसे भयभीत कर दिया। उस समय यदि वह जरा भी हिचकिचाता तो मर जाता। उसने फैंग चेन की ओर देखा और पाया कि उसका शरीर भी थोड़ा कांप रहा था, जाहिर तौर पर डर के कारण, और उसने आह भरी, हाय, तुम वास्तव में इस भयानक दबाव का विरोध नहीं कर सकते। लेकिन जब उसने फैंग चेन का चेहरा देखा तो वह दंग रह गया। फैंग चेन मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था। अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें अलग अलग भावनाएं व्यक्त कर रही थीं। एक आंख उत्साह से भरी थी, पागलों जैसी उत्तेजना। एक आंख अहंकार से भरी थी, देवताओं का अहंकार। इस आदमी को क्या हो गया है? इस समय जियानहू की अभिव्यक्ति भारी थी और उसे ये भी एहसास हुआ कि फैंग चेन से उसकी हार गलत अनुमान नहीं हो सकती है। लेकिन दूसरे पक्ष में उसे हराने की ताकत थी, बहुत मजबूत। फैंग चेन उत्साहित दिखे, उसे अपनी आत्मा में भय का अनुभव हुआ। लेकिन वह कौन है? फैंग चेन, जिसने प्रतलवार दानव और प्रतलवार देवता को एक कर दिया। भय उसे और अधिक उत्तेजित कर देता है तथा उसे और अधिक पागल बना देता है। उसके हाथों में कसकर पकड़ी हुई दोनों तलवारें बेतहाशा कांपने लगी और देवताओं और राक्षसों की प्रज्वलित अग्नि और अधिक हिंसक हो गई। एक पल में देवताओं और राक्षसों की अग्नि 100 फुट की अग्नि तलवार में बदल गई। चमकदार लपटें अंतहीन ज्वालामुखियों की तरह थीं और चमकदार ब्रह्मांड की तरह था। ईश्वरीय दंड तलवार बहुत तेजी से कांपने लगी और उसी समय पूरा शरीर क्षीण होने लगा और ईश्वर की शक्ति द्वारा आत्मसात हो गया।
ये केवल प्रथम श्रेणी का जुबान ग्रेड था और यह इस भयानक बल का सामना नहीं कर सका। लेकिन फैंग चेन को इसकी परवाह नहीं थी और उसने दोनों तलवारों को कसकर पकड़ लिया। उसने 9 स्वर्गों के दानव दमन टॉवर पर नीचे से ऊपर तक वार किया। जैसे ही तलवार चली, मानो एक ज्वाला ने संसार को जला दिया और वह जहां से भी गुजरी वहां का शून्य पूरी तरह से शून्य में बदल गया। ये चाल चकाचौंध करने वाली थी और देवताओं और राक्षसों की शक्ति शून्य को भरने वाले सितारों की तरह थी। लेकिन नियान जी के 9 स्वर्ग दानव दमन टॉवर की तुलना में ये थोड़ा कम चमकदार लग रहा था। अभी भी एक चींटी की तरह एक शाखा पकड़ रही है जो उस व्यक्ति के साथ मौत से लड़ने के लिए तैयार है जो उस पर कदम रखता है। हालांकि जिस व्यक्ति ने उस पर पैर रखा था वह ये नहीं जानता था कि एक चींटी उसके साथ मौत तक लड़ने के लिए तैयार थी। वह बस वहां से गुजर रहा था और उसने चींटी को गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, आप इस स्लैश के साथ सीनियर ब्रदर नियान के 9 स्वर्ग दानव दमन टॉवर के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। ये सिर्फ मौत को आमंत्रित करना है। मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि जिस क्षण दोनों चालें टकराएंगी फैंग चेन की मौत हो जाएगी। मैंने सोचा था कि फैंग चेन के पास कुछ अद्भुत साधन होंगे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही निकला। आसपास के लोग घृणा से भरे हुए थे और उन सभी को लगा कि फैंग चेन मर जाएगा। झाओ पिंगफान ने फैंग चेन को देखा लेकिन भौहें सिकोड़ लीं। फैंग चेन के वार ने वास्तव में उसे घबराहट का एहसास कराया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की चाल स्पष्ट रूप से बहुत साधारण थी। नहीं, उसने शून्य में देखा। उसका हृदय थोड़ा कांप उठा और उसका चेहरा सदमे में था। उसने ब्रह्मांड की गहराई में एक आकृति को इस ओर घूरते हुए देखा। उसने दूसरी ओर देखा। इस स्थान पर एक आकृति भी घूर रही थी। सबसे भयानक बात तो यह है कि कितियन महाद्वीप इन 2 प्राणियों के सामने बहुत छोटा लगता है। वे देवता और शैतान हैं। ये कैसे संभव है? फैंग चेन की तलवार वास्तव में असली देवताओं और राक्षसों के साथ प्रतिध्वनित हुई। झाओ पिंगफान हैरान था। दुनिया के बाहर जो लोग कितियन महाद्वीप को देख रहे थे वे असली देवता और राक्षस नहीं थे, बल्कि देवताओं और राक्षसों के प्रतिध्वनित प्रेत थे। केवल यही झाओ पिंगफान की ताकत तक पहुंचने वाले मजबूत इसे महसूस कर सकते थे। लेकिन ये भी इस वजह से था कि वह फैंग चेन की स्लैश की शक्ति को जानता था। नियान जी को लगा कि वह एक चींटी पर पैर रख रहा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह एक मानव के समान आकार की चींटी का सामना कर रहा था। जैसे ही वह चौंका, दोनों लोगों की जादुई शक्तियां भी इस क्षण टकरा गईं। टकराना, एक राक्षसी अवशिष्ट शक्ति आसपास की ओर विस्फोटित हुई। एक पल में रिंग का फर्श ऊपर उठ गया। इससे पहले कि वह लंबे समय तक उल्टा, वह शून्य में बदल गया। जल्दी करो, संरचना को मजबूत करो, चारों रेफरी बुजुर्ग एक के बाद एक चिल्लाए। दोनों के टकराने से पहले ही उन्होंने अपनी संरचना मजबूत कर ली थी। लेकिन दोनों लोगों की जादुई शक्तियों की शक्ति अभी भी उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। अगर उन्होंने गठन को मजबूत करने के लिए शक्ति नहीं बढ़ाई तो वे निश्चित रूप से 2 लोगों की जादुई शक्तियों की अवशिष्ट शक्ति से टूट जाएंगे। धमाका, धमाका, दोनों की जादुई शक्तियां अभी भी हवा में एक दूसरे से टकरा रही थीं। मानो समय रुक गया हो। फैंग चेन की तलवार ने धड़कना बंद कर दिया और नियान जी के 9 स्वर्ग दानव दमन टॉवर ने भी गति करना बंद कर दिया। लेकिन सभी समझ गए थे कि इस समय दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत से टकरा रहे थे। ये शांत लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह एक तूफान था। नियान जी ने आश्चर्य से फैंग चेन को देखा। उसने सोचा कि यदि 9 स्वर्ग दानव दमन टॉवर गिर गया तो फैंग चेन निश्चित रूप से विरोध करने में सक्षम नहीं होगा, और भले ही वह विरोध कर सके, लेकिन शक्ति 30% कम हो जाएगी। लेकिन फैंग चेन उसकी आत्मा के दबाव से डरता नहीं था, और उसने जो जादुई शक्ति निकाली वह उसके 9 स्वर्ग दानव दमन टॉवर से कमजोर नहीं थी। तुम्हें पता है, ये जादुई शक्ति है जो उसने 15 दाव ग्रंथों के साथ उगल दी। इसकी शक्ति उन शक्तिशाली लोगों के लिए भी एक निश्चित खतरा है जो अभी अभी ग्रैंड मास्टर दायरे में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने सचमुच तुम्हें कम आंका था, नियान जी ने कहा। यदि आप अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकेंगे तो आपको भारी नुकसान होगा, फैंग चेन ने कहा। जब उन दोनों ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया तो उनमें वास्तव में बातचीत करने की ऊर्जा आ गई। ये दृश्य देखकर नीचे मौजूद सभी लोग दंग रह गए। यदि वे होते तो शायद उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई होती, लेकिन इन दोनों ने वास्तव में बातचीत शुरू कर दी। नियान जी भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन फिर वे हंसे। यह अच्छा है, मैं भी पूरी ताकत लगा सकता हूँ। भाई फैंग, क्या आप तैयार हैं? बहुत कम प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्हें नियान जी भाई कह सकते हैं।
ये कॉल दिखाता है कि वह फैंग चेन को एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी मानता है। फैंग चेन भी हंसे, मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। सभी लोग फिर से उलझन में पड़ गए। क्या यह आपकी पूरी शक्ति नहीं है? लेकिन अगले ही पल वे दोनों तेजी से उछल पड़े। सबको बताए कि ऐसा नहीं है। नियान जी ने अपने हाथों से मुहरें बनाई और उनके पीछे 15 ताओवादी ग्रंथ अधिक से अधिक चमकदार ढंग से चमकने लगे। 9 स्वर्ग दानव दमन टॉवर थोड़ा कांप उठा। जानवरों की दहाड़ सुनाई दी, बहरा कर देने वाली। एक पल में 9 स्वर्ग दानव दमन टॉवर हिल गया। 9 राक्षस टॉवर से बाहर भाग गए। वे भी फैंग चेन पर हमले में शामिल हो गए। 9 राक्षसों की शक्ति अत्यंत भयानक थी। एक पल में फैंग चेन को दबा दिया गया और देवताओं और राक्षसों की लपटें मंद हो गईं। फैंग चेन ने 9 राक्षसों की शक्ति को महसूस किया और आत्मा से भय फिर से आया, ठीक उसी तरह जैसे भयंकर जानवरों के खिलाफ मनुष्यों का सहज भय। एक बार फैंग चेन ने अपने दिल में पीछे हटने का संकेत दिया तो वह 9 स्वर्ग दानव दमन टॉवर द्वारा पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। वह निश्चित रूप से हार जाएगा। ये 9 स्वर्ग दानव दमन टॉवर की शक्ति है, न केवल हमले से बल्कि आत्मा से भी। लेकिन दुर्भाग्य से नियान जी की मुलाकात फैंग चेन से हुई। वह जितना अधिक भयभीत होता उतना ही अधिक उत्तेजित होता तथा उसके शरीर में देवताओं और राक्षसों का खून और अधिक उबलने लगता। इस समय फैंग चेन को अब कोई संदेह नहीं था। उसके शरीर में देवताओं और राक्षसों का दांव पाट पूरी तरह से टूट गया। चलो भी, वह दहाड़ा। 2 तलवारों पर देवताओं और राक्षसों की ज्वालाएं फिर से प्रज्वलित हो गईं। उसी समय उसके पीछे 2 प्रेत प्रकट हुए। ये प्रातलवार दानव और प्रातलवार भगवान थे। उनके हाथों में लंबी तलवारें। फैंग चेन के साथ वार काटने की प्रक्रिया में 2 प्रेत धीरे धीरे एक में विलीन हो गए, असली देवताओं और राक्षसों में तब्दील हो गए। टकराना, दोनों पक्ष फिर टकराए। भयानक शक्ति फिर फूट पड़ी। संरचना की सुरक्षा के बावजूद भी हर कोई अभी भी स्पष्ट रूप से भयानक शक्ति को महसूस कर सकता है। मुझे डर है कि यदि वे स्थिर खड़े रहे तो शेष बची शक्ति ही उन्हें मिटा देगी। क्या ये सचमुच प्रश्न पूछने की लड़ाई है? कोई पूछे बिना नहीं रह सका। दोनों की जादुई शक्तियां बहुत भयानक थीं। अगर वे कहें कि यह सवाल पूछ रहा है तो कौन यकीन करेगा? ये फट जाएगा, किसी ने चिल्लाया। इस बार दोनों की जादुई शक्तियां पहले की तरह हवा में अटकी हुई नहीं थीं। जैसे ही दोनों ने अपनी पूरी कोशिश की, चरम पर पहुंची जादुई शक्तियां फटने ही वाली थीं। मेरे लिए इसे दबा दो, नियान जी दहाड़े। 15 दावन चकाचौंध थे, हिंसक रूप से कांप रहे थे। इसे मेरे लिए तोड़ दो। फैंग चेन को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। दिव्य और राक्षसी दावन का चरम उपयोग किया गया था। पूरा शरीर देवताओं और राक्षसों की शक्ति से भरा हुआ था। इस समय वह एक वास्तविक देवता और राक्षस था। यह अचानक झाओ पिंगफान खड़ा हो गया, अविश्वास से फैंग चेन को देख रहा था। इस दृश्य ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये बहुत दुर्लभ था कि यह आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र का स्वामी इस तरह अपना संयम खो सकता था। लेकिन इससे पहले कि कोई प्रश्न पूछ पाता, रिंग का मध्य भाग धमाके के साथ फट गया। ऊर्जा द्वारा निर्मित एक भंवर ने पूरे वलय को अपनी चपेट में ले लिया और इसमें फैंग चेन और नियान जी भी शामिल हो गए। सभी लोग अंगूठी की ओर देखने लगे। विजेता का फैसला तो उसी समय हो गया होगा, लेकिन आखिर में कौन बचेगा? यान मियाओ को इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जो भी जीतता था उसका जिह्वो शेनशान से कोई लेना देना नहीं था। वह इस बात को लेकर अधिक उत्सुक था कि झाओ पिंगफान अभी इतना परेशान क्यों था। तो उसने पूछा, मास्टर झाओ, अभी क्या हुआ? आप अचानक इतने परेशान हो गए। झाओ पिंगफान के चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी, लेकिन उन्होंने इसे छिपाया नहीं और सीधे कहा, वह फैंग चेन, उसका समलन एकदम सही समलन है। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी बलवान लोग तुरंत उधर देखने लगे। परफेक्ट फ्यूजन, ये कैसे संभव है? संप्रदाय मास्टर झाओ, मजाक मत करो। यान मियाओ की आवाज बहुत ऊंची थी और जिन लोगों ने पहले इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने भी जब इस परफेक्ट फ्यूजन के बारे में सुना तो उनकी नज़र उस तरफ गई। क्या फैंग चेन 99% फ्यूजन नहीं है? वह कैसे पूर्ण फ्यूजन बन गया? उसने अविश्वास में कहा। हाँ, संप्रदाय गुरु झाओ, क्या आपने इसे गलत देखा? अन्य शक्तिशाली लोगों ने भी कहा। उन्हें भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। नीचे बैठे साधकों ने सुना कि फॉर्म चेन में पूर्ण विलन है और उन्होंने इसके बारे में बात की। परफेक्ट फ्यूजन, ये कैसे संभव है? हाँ, लिंग्यून केवल 99% तक पहुंच गया है। कोई पूर्ण सम्मिलन नहीं है।
क्या संप्रदाय गुरु तियानिक्सुए ने इसे गलत देखा? दर्शकों में से हर कोई यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि फैंग चेन के पास परफेक्ट फ्यूजन है। आखिरकार ये बहुत कठिन था। बेशक ऐसे लोग भी थे जो फैंग चेन को नीची नज़र से देखते थे। भले ही फैंग चेन ने नियान जी और अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की ताकत दिखाई, फिर भी वे निचले क्षेत्र से इस साधक को नीची नज़र से देखते थे। इसलिए जब फैंग चेन ने पूर्ण दाओ फ्यूजन हासिल नहीं किया तो वे सभी बहुत खुश थे। लेकिन अब झाओ पिंगफान ने कहा कि उन्होंने सही दाओ फ्यूजन हासिल किया है, वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? झाओ पिंगफान सभी की बातों के प्रति उदासीन था और बहुत आत्मविश्वास से कहा, नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, उसने वास्तव में सही दाओ फ्यूजन हासिल किया है। झाओ पिंगफेन को इतना आश्वस्त देखकर पूरा दर्शक फिर से चुप हो गया। चूंकि संप्रदाय गुरु झाओ को इतना यकीन था तो ये सच ही होगा। फैंग चेन ने वास्तव में उत्तम दाओ फ्यूजन हासिल किया, लेकिन उसने ये कैसे किया? क्या ये दोनों क्षेत्रों में एक साथ हुई सफलता के कारण है? संप्रदाय मास्टर तियानडिंग ने कहा, एक प्रमुख शरीर शोधक संप्रदाय के रूप में वह स्वाभाविक रूप से दोनों क्षेत्रों में एक साथ सफलता के लाभों को जानते थे। दोहरे क्षेत्र बहुत संभव है। झाओ पिंगफान ने सहमति में सिर हिलाया। आखिरी बिंदु की पूर्ति करने और पूर्ण दाओ सम्मिलन प्राप्त करने के लिए उसे दैवीय शक्ति क्षेत्र को भेदने के दौरान छीनी गई स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा पर भरोसा करना पड़ा होगा। झाओ पिंगफान की बातें सुनकर सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। क्या ऐसा हो सकता है? तियानडिंग संप्रदाय के गुरु ने सिर हिलाया और फिर उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, लेकिन ऐसा करना बेहद मुश्किल है। दो क्षेत्रों को तोड़ने में एक भी गलती व्यक्ति की साधना के पूर्ण विनाश और स्नायुबंधन और नसों के टूटने का कारण बन सकती है। इसके अलावा एक ही समय में दो क्षेत्रों को तोड़ने के लिए बहुत अधिक आवश्यकताएं हैं, और पहली आवश्यकता 36 मध्याह्न रेखाओं को पूरी तरह से खोलना है। यह अकेले कुछ ऐसा है जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, उन साधकों पर जिन्होंने फ्यूजन दाओ को उच्च महसूस कराने के लिए दो क्षेत्रों को तोड़ने की योजना बनाई थी, तुरंत ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई। पूरी तरह से खुली हुई 36 मध्याह्न रेखाएं। यहाँ तक कि जिउझोउ में भी केवल शीर्ष प्रतिभाशाली लोग ही ऐसा कर सकते हैं। उनके लिए क्या कहा जाए? 30 मध्याह्न रेखाओं को खोल पाना पहले से ही बहुत अच्छी बात है। इस समय उन्हें ये भी एहसास हुआ कि फैंग चेन कितना दुष्ट था। जो लोग पहले फैंग चेन को देखते थे उनके चेहरे दर्द से जलते हुए लगते थे। वे वास्तव में एक शीर्ष प्रतिभा को नीची नज़र से देखते थे जो पूरी तरह से दाव के साथ विलीन हो गई थी। देखो, ऊर्जा फैल रही है। दोनों ने विजेता का फैसला कर लिया है। इसी समय किसी ने अंगूठी की ओर इशारा करके चिल्लाया। रिंग में शेष बची शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई तथा ढहता हुआ व्यूह अवरोध भी शांत हो गया। जहां तक अंगूठी की बात है, वह पहले से ही फटी हुई थी और तियानिक्सुए पवित्र संप्रदाय द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया कठोर अयस्क बहुत पहले ही राख में बदल चुका था। अब केवल वह स्थान बरकरार था जहां मेंग याओ और अन्य दो खड़े थे। हर कोई घबराहट से रिंग की ओर देख रहा था, ये जानने को उत्सुक कि आखिर में कौन जीता। झाओ शिमाए और अन्य लोग भी बहुत घबराए हुए थे। वे बस यही उम्मीद कर रहे थे कि फैंग चेन ठीक हो और जीत या हार अब महत्वपूर्ण नहीं है। धुआं धीरे धीरे छट गया और दो धुंधली आकृतियां सबके सामने प्रकट हुईं। हालांकि दो आकृतियों में से एक जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई थी और तलवार से अपना सहारा बनाए हुए थी। दूसरे ने अपनी कमर सीधी कर ली और ऐसा लग रहा था कि उसे कोई चोट नहीं लगी है। इस दृश्य को देखकर तुरंत आश्चर्य की चीख निकल गई और फिर जयकारे लगने लगे, क्योंकि जो व्यक्ति अभी भी खड़ा था वह नियान जी था और आधा घुटने टेकने वाला व्यक्ति फैंग चेन था। इस समय फैंग चेन बेहद दुखी था और उसके हाथ में दिव्य दंड तलवार टूट गई थी। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और टूटी हुई तलवार पकड़े हुए हाथ पूरी तरह से विकृत हो गया था और अंदर की हड्डियां भी विकृत हो गई थीं। उसने कई बार खून थूका और उसके माथे से खून बहता रहा, जो अत्यंत दयनीय था। इस बार वह फिर गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी ओर, हालांकि नियान जी के कपड़े भी फटे हुए थे, वह फैंग चेन से काफी बेहतर था। ये स्पष्ट था कि इस द्वंद्व युद्ध में नियान जी का पलड़ा भारी था और उन्होंने फैंग चेन को हरा दिया। हालांकि पहले अधिकांश लोगों को लगा था कि नियान जी जीत जाएगी, लेकिन जब उन्होंने फैंग चेन को पराजित होते देखा तो वे फिर भी उत्साहित हो गए। आखिरकार फैंग चेन बहुत दुष्ट था और थोड़े समय में ही उसका उदय हो गया था, और वे तियानजियों के अचानक उदय को पराजित या यहाँ तक कि नष्ट होते देखना चाहते थे। मैंने कहा,
ये नियानजी तियानजियो ही होगा जो जीता होगा। तो फिर फैंग चेन नियानजी तियानजियो को हराना चाहता है, बस 10 साल और इंतजार करो। भाई नियानजी वास्तव में जिउझोउ का गौरव और हमारा लक्ष्य है। यह आदर्श है। सभी ने नियानजी की प्रशंसा की और फैंग चेन का उपहास किया। जीतने वाला राजा है और हारने वाला दुश्मन है। चाहे आप कितने भी बुरे हों, आपकी कोई भी असफलता दूसरों द्वारा बहुत अधिक बढ़ा दी जाएगी। जहां तक बाहरी दुनिया के शब्दों का सवाल है, फैंग चेन और नियानजी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। नियानजी ने फैंग चेन को देखा और पूछा, आपकी तलवार का नाम क्या है? फैंग चेन ने कहा, मैं इस तलवार को कहता हूँ, भगवान और दानव ज्वाला तलवार। नियानजी ने अपनी आंखें बंद कर ली, ध्यान से उसका स्वाद लिया और धीरे से सिर हिलाया। ये नाम सचमुच उपयुक्त है। अंतिम टकराव में नियानजी को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दो महान शक्तियों की ओर से तिरस्कार का अनुभव हुआ। वह देवता और दानव थे। उस नज़र में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अनंत ब्रह्मांड में धूल का एक कण है, इतना छोटा कि वह अपमानजनक था। इससे उन्हें वास्तविक निराशा का भी अनुभव हुआ। उन्होंने फिर पूछा, क्या आपका फ्यूजन दाव पूर्ण स्तर पर पहुंच गया है? फैंग चेन ने सिर हिलाया। अभी अभी किया गया उसका पूर्ण शक्ति विस्फोट निश्चित रूप से उसके फ्यूजन दाव को उजागर कर देगा, इसलिए उसे छिपाते रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नियानजी जोर से हंसे, फैंग चेन को गहराई से देखा और बहुत सकारात्मक रूप से कहा, मैं अनुचित रूप से नहीं हारी। प्लॉप! जैसे ही आवाज गिरी, नियानजी सीधे जमीन पर गिर पड़े। वास्तव में अंतिम लड़ाई में वह हार गया। 9 स्वर्ग दानव दमन टॉवर फैंग चेन की तलवार से टूट गया और सभी 9 राक्षस मर गए। हालांकि उस समय ऊर्जा का प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैल चुका था और भयावह ऊर्जा के कारण शक्तिशाली लोगों के लिए भी यह समझ पाना मुश्किल हो गया था कि क्या हो रहा है। उसी समय उसने ब्रह्मांड की गहराइयों से 2 शक्तिशाली प्राणियों को देखा जिन्हें एक साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था। भगवान, दानव, शायद आप सचमुच इस सड़क से गुजर सकेंगे, नियानजी ने कमजोरी से कहा, और केवल फैंग चेन ही यह सुन सकता था। ये कहने के बाद वह खुद को रोक नहीं सका और बेहोश हो गया। क्या आप इस सड़क से गुजरेंगे? फैंग चेन ने आकाश और पृथ्वी की ओर देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी अधिक उलझन थी। सच कहूं तो जैसे जैसे वह इस रास्ते पर आगे बढ़ता गया, उसे इस सड़क की कठिनाई का एहसास और भी अधिक होने लगा। यहाँ तक कि वह स्वयं भी नहीं जानता था कि वह सफल हो पाएगा या नहीं। मुझे आपके अच्छे शब्द उधार लेने दीजिए, फैंग चेन ने कहा। नियानजी के गिरकर बेहोश हो जाने के बाद अभी अभी का उपहास, जय जयकार और उत्साह अचानक शांत हो गया। सभी लोग नियानजी को देखते रहे जो बेहोश हो गई थी, और फिर फैंग चेन को जो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उनके मन में एक ऐसा परिणाम आया जिस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। नियानजी हार गए। असंभव! वरिष्ठ भाई नियानजी इतने शक्तिशाली हैं, वे कैसे हार सकते हैं? यह अवश्य है कि फैंग चेन ने कुछ गंदी चालें चली होंगी। मुझे विश्वास नहीं होता। कई लोगों ने इस तथ्य को स्वीकार करने से इनकार करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन अधिकतर लोग चुप रहे। उन्होंने फैंग चेन को गहराई से देखा और केवल इस तथ्य को स्वीकार कर सके जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। नियानजी हार गए, फैंग चेन जीता। उन्होंने एक असंभव विजय हासिल की। सबसे पहले उन्होंने अकेले ही 15 शीर्ष प्रतिभावानों को चुनौती दी। उसने जियानहुओं को फिर से हरा दिया। अंततः उन्होंने नियानजी को हरा दिया। किसी ने ये कल्पना करने का साहस नहीं किया कि इसका परिणाम ऐसा होगा, क्योंकि यह बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण और काल्पनिक था। जीत! फैंग चेन जीता। झाओ शिमाई खुशी से उछल पड़ा। उसने लिन जुएयान को कसकर गले लगाया। वह भी उत्साह से उसके साथ कूद पड़ा। लिन जुएयान ने झाओ शिमाई को नजरअंदाज कर दिया और उसे अपने ऊपर हावी होने दिया। उसने जटिल भाव से फैंग चेन की ओर देखा। उसके दिल में मिश्रित भावनाएं थीं। उसे अभी भी याद है कि जब वह पहली बार उससे मिली थी तो वह कितना दुखी दिख रहा था। कौन सोच सकता था कि एक परित्यक्त लड़का सचमुच इतनी दूर तक जा सकता है। मैं जीत गई। मुझे पता था कि मेरा पति सर्वश्रेष्ठ है। दुवानमू बैक्सुए भी बहुत खुश थी और वह फूट फूट कर रोने से खुद को नहीं रोक सकी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैंग चेन ने उसके लिए ऐसा किया या नहीं, जब तक वह ठीक था, वह संतुष्ट थी। दुआनमू जिंग ने आश्चर्य से फैंग चेन को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन वास्तव में जीत जाएगा। कुछ सोचते हुए उसने फैंग चेन की ओर चमकती नजर से देखा। पूर्वज ने मुझे डोमेन में जाने के लिए कहा और कहा कि मेरे दुआनमू परिवार की मदद करने का महान अवसर जिउझोउ सम्मेलन में था। मुझे लगा कि यह विश्व वृक्ष है,
लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह नहीं हो सकता है। लेकिन भाई फैंग, ये सोचकर कि वह डोमेन में जाने के बाद फैंग चेन को जान जाएगा और उसकी बहन की उससे सगाई हो गई है, क्या ये वह भाग्य नहीं है जिस पर उनका डुआनमू परिवार सबसे अधिक विश्वास करता है? मुझे भाई फैंग को तियानान डोमेन में ले जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। उसने मन ही मन अपना मन बना लिया। कुछ लोग खुश थे, जबकि अन्य लोग दुखी और पछतावे में थे। टोंगटियन के चेहरे पर जटिल भाव थे, जो खेद से भरा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़के को उसने पहले बेरहमी से त्याग दिया था, वह इस मुकाम तक पहुंच सकता है। यह एक अद्भुत परिणाम है जो तियानयु दिव्य संप्रदाय ने जिउजोऊ सम्मेलन में भाग लेने के बाद से कभी हासिल नहीं किया था। यदि इस बार उसका तियानयु दिव्य संप्रदाय जीतता, तो कितने अवसर वितरित किए जाते। इस अवसर का लाभ उठाकर उनका तियानयु दिव्य संप्रदाय आगे बढ़ सकता है। हालांकि इतना बड़ा अवसर उन्होंने खुद ही नष्ट कर दिया। उसने आसमान की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, तियानयु दिव्य संप्रदाय के पूर्वज, मैं तोंगटियन तियानयु दिव्य संप्रदाय का महान पापी हूँ। तियानयु दिव्य संप्रदाय के लोगों की अभिव्यक्तियां जटिल थीं। गुप्त क्षेत्र में वे अभी भी फैंग चेन को नीची नज़र से देखते थे, लेकिन अब फैंग चेन सबसे मजबूत और सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया है, जिसने जिउजोऊ की युवा पीढ़ी को हराया है। लेकिन संप्रदाय में कोई बहुत खुश भी था, वह था गंगू। इस समय वह जोर से हंसा। मैंने कहा, भाई फैंग निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। दूसरी ओर लुओशेन संप्रदाय भी चुप था। लुओशेन संप्रदाय के नेता लुओ बादाओ इतने परेशान थे कि उनकी आंखें हरी हो गईं और उनका चेहरा पीला और नीला पड़ गया। मूल रूप से फैंग चेन इस जिउजोऊ सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने लुओशेन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर सकते थे। संप्रदाय के उन बेहद बेवकूफ लोगों की वजह से ही उन्होंने इतना अच्छा कोटा खो दिया। यदि फैंग चेन ने इस बार उनके लुओशेन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व किया, तो अतीत में संसाधन निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन अब ये कल्पनाएं और अतिशयोक्तिपूर्ण इच्छाएं बन गई हैं। मार डालो, मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा जिन्होंने पहले फैंग चेन को भगाया था। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। उसकी आंखों में हत्या की नीयत झलक रही थी। ये उसके लुओशेन संप्रदाय के कैंसर थे। उसे इन सबको खत्म करना होगा। लुओ बादाओ के आसपास के लोग कांप उठे और लुओ बादाओ की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस समय लुओ बादाओ की भयानक हत्या की मंशा को अब और दबाया नहीं जा सकता था। उन्होंने हत्या की मंशा को महसूस किया और समझ गए कि लुओशेन संप्रदाय में शायद खूनी तूफान आएगा। केवल होंग जिनलिंग ने फैंग चेन को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस लड़के को उसने शेनडोंग क्षेत्र से लुतियान क्षेत्र तक पहुंचाया था, वह ऐसी उपलब्धियां हासिल करेगा। उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके कारण वह लुओशेन संप्रदाय में प्रमुखता प्राप्त कर लेगी। उसने झाओ शिमाई की तीनों लड़कियों को फिर से देखा और हीनता से आह भरी। लुओशेन संप्रदाय में उन्हें शीर्ष 3 सुंदरियों में से एक माना जाने पर गर्व था, लेकिन उनकी तुलना झाओ शिमाई की 3 लड़कियों से की जाती थी। चाहे वह दिखने में, आकृति में, स्वभाव में या प्रतिभा में उससे कमतर क्यों न हो, फैंग चेन उससे कैसे प्यार कर सकता था। मिलुले महल का स्वामी निंगमाओ, जो पहले फॉर्म चेन को मारना चाहता था, उसने फॉर्म चेन के प्रति अपनी हत्या की मंशा को अपने दिल में ही दबा लिया। उसने तियानिक्स्यू क्रिस्टल को वापस लेने का साहस भी नहीं किया। वह जानता था कि इन प्रतिभाशाली लोगों को मारना कितना कठिन था। एक बार जब पीछा विफल हो गया और दूसरा पक्ष मजबूत हो गया, तो यह उसके मिलू संगीत महल का अंत होगा। इस तरह की बात कितियन महाद्वीप में आम थी, और फैंग चेन के पीछे एक दानव गुरु था, जो अपनी उंगली के एक झटके से उसके संगीत महल को नष्ट कर सकता था। यद्यपि वह तियानिक्स्यू क्रिस्टल के लिए बेहद उत्सुक था, लेकिन वह इसके लिए दानव मास्टर और फैंग चेन को नाराज करने के लिए उत्सुक नहीं था। दूसरी तरफ जिउ जिंग भी घबरा रही थी। उसने निंग तियानचेन को गुप्त क्षेत्र में डूबने में मदद की। जब तक फैंग चेन जांच करता रहेगा, वह निश्चित रूप से इसे छिपाने में सक्षम नहीं होगा। उस समय फैंग चेन निश्चित रूप से अपने जिउ परिवार के लिए परेशानी का कारण बनेगा। उसने मंचुआन की ओर तियानिक्सुए पवित्र संप्रदाय की ओर देखा और उससे मदद की भीख मांगी। मंचुआन इस समय उदास चेहरे के साथ फैंग चेन को देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि फैंग चेन वास्तव में नियान जी को हरा सकता है, लेकिन फैंग चेन के प्रति उसकी हत्या की मंशा उतनी ही मजबूत होती गई। अब यह वह कारण नहीं था जिसके कारण फैंग चेन ने अपने शिष्य ये लिंग की हत्या की थी। दोनों पक्ष जीवन मरण के संघर्ष के बिंदु पर पहुंच गए थे। अगर फैंग चेन नहीं मरता तो वह मर जाएगा। और मंचुआन के अलावा एक और व्यक्ति था
जो मिंग लुओ था, जो उस समय फैंग चेन का शिकार करने के लिए ये लिंग का पीछा कर रहा था। इस समय वो कांप रहा था, अपनी आंखों में डर के साथ फैंग चेन को देख रहा था। उसने फैंग चेन का शिकार करने में ये लिंग की मदद की थी और काफी प्रयास किए थे। बेयुवान डोमेन में नरसंहार के बाद फैंग चेन को वे सब याद आ गए। अपने चरित्र के कारण वह उसे कभी जाने नहीं देगा। अब फैंग चेन की ताकत के साथ उसे मारना आसान था। बड़े आदमी, मुझे क्या करना चाहिए? वह चिंतित भाव से मंचुवान की ओर देखने लगा और उससे अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगा। चिंता मत करो। मंचुवान ने फैंग चेन को ठंडे अंदाज में देखा और हल्के से कहा, ये लड़का निश्चित रूप से मर जाएगा, मैंने कहा था। ये सुनकर मिंग लुओ को थोड़ी राहत मिली। इसके अलावा वह अभी तक नहीं जीता है। मंचुवान ने व्यंग्यात्मक लहजे में रिंग के एकमात्र सुरक्षित हिस्से की ओर देखा। वहां 3 लोग खड़े थे, मेंग याओ और अन्य 2। फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से मेंग याओ और अन्य 2 को देखा। उसने उपचार की गोलियों की एक बोतल ली और धीरे से उन्हें देखने के लिए खड़ा हुआ। सबको एहसास हुआ कि रिंग पर अभी भी लोग मौजूद थे। क्या मेंग परिवार अभी भी मंच पर है? मैं तो लगभग भूल ही गया था। यह एक महान अवसर है। मेंग परिवार को जल्दी से फैंग चेन को हराना चाहिए। जब तक आप उसे हरा देते हैं, आप जिउझोउ में प्रथम होंगे। जो लोग उम्मीद करते हैं कि फैंग चेन हार जाएगा, वे एक के बाद एक चिल्लाए। मेंग परिवार के मुखिया मेंग बेनशेंग भी इसका इंतजार कर रहे थे। लुतियानेयू के मेंग परिवार ने कभी भी जिउझोउ सम्मेलन में पहला स्थान नहीं जीता है। अगर वे इस बार जिउझोउ में पहला स्थान जीतते हैं तो उन्हें बहुत सारे अवसर मिलेंगे। मेंग जुन्यू भी आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था। जब तक वह फैंग चेन को मार देता, वह निचले क्षेत्र में जिउझोउ में पहला स्थान प्राप्त कर लेता। जब वह वापस जाएगा तो वह इस बारे में डींग मार सकेगा। संत, मुझे इस लड़के को मार डालने दो, मेंग जुन्यू ने कहा। मेंग याओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फैंग चेन को कुछ सोचते हुए देखा। एक क्षण बाद वह पलटी और बोली, मंच से उतर जाओ। दोनों दंग रह गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि मेंग याओ का क्या मतलब था। संत, क्यों? मेंग जुन्यू ने पूछा। मेंग याओ ने उसकी ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, क्या आपके पास थोड़े से भी संसाधन की कमी है? ये संसाधनों का सवाल नहीं है। उसे अभी मार दो, फिर हम शर्त जीत जाएंगे, है न? मैं ये संत के लिए कर रहा हूँ, मेंग जुन्यू ने ईमानदारी से कहा। लेकिन उसके सच्चे शब्दों का जवाब मेंग याओ की ठंडी निगाहों से मिला। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम योग्य हो? जो खूबसूरत आंखें आकर्षक होनी चाहिए थी, वे ठंड से भर गईं, जिससे मेंग जुन्यू कांप उठा। मैं फिर कहूंगा, मंच से उतर जाओ, नहीं तो मर जाओ, मेंग याओ ने फिर कहा, और फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मंच से छलांग लगा दी। दूसरी लड़की ने भी जरा भी संकोच नहीं किया और मेंग याओ के पीछे पीछे मंच से उतर गई। हालांकि मेंग जुन्यू बहुत अनिच्छुक था, लेकिन उसने पूर्वज के इरादे के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। वह केवल फैंग चेन को घूर सकता था और मंच से कूद सकता था। लेकिन फैंग चेन के प्रति उसकी हत्या की मंशा और मजबूत हो गई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि फैंग चेन ने उसका इलाज किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मेंग याओ के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सका था, इसलिए वह केवल अपनी सारी नफरत फैंग चेन पर उड़ेल सकता था। फिर वह भी मंच से कूद गया। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। वे क्या कर रहे हैं? फैंग चेन गंभीर रूप से घायल है, उसे मारने का ये सबसे अच्छा मौका है। क्या वे मूर्ख हैं? कितना अच्छा अवसर है, आप इसे क्यों नहीं चाहते? वे एक के बाद एक बोलते रहे, ये सोचते हुए कि मेंग याओ और अन्य लोग बेहद मूर्ख थे। लेकिन मेंग याओ ने इन लोगों की बातों पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और सीधे चौक से निकल गया। उसी समय एक आवाज फैंग चेन के दिमाग में आई, लड़के, मैं 7 दिनों में मेंग हवेली में तुम्हारा इंतजार करूंगी। आना याद रखना, अगर तुम चूक गए तो तुम सच में इसे याद करोगे। फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि वह मेंग याओ से मिलने की बात कर रही थी। ये सोचकर कि मेंग याओ आखिरकार बच गया और जल्द ही उसे देख सकेगा, फैंग चेन थोड़ा उत्साहित था। वह सफल हुआ। हालांकि उसने केवल मेंग याओ की जान बचाई, लेकिन कम से कम उम्मीद तो है। प्लॉप, और इस क्षण वह अंततः खुद को रोक नहीं सका और पूरी तरह से बेहोश हो गया। वह सीमा के किनारे पर था, लेकिन वह अपने दांत पीस रहा था और डटा हुआ था। जब तक वह पूरी तरह से शांत नहीं हो गया, तब तक वह शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करता रहा और अब और अधिक नहीं टिक सका। फैंग चेन, मालिक, झाओ शिमाई,
लिन जुयान, डुआनमू बैक्सियो और लुओ यूनर रिंग में पहुंचे और फैंग चेन का समर्थन किया। ये देखकर कि वह गहरी नींद में सो रहा है, उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन फैंग चेन के शरीर पर पड़े निशानों को देखकर वे व्यथित हो गए। इस लड़ाई में फैंग चेन ने लगभग हताश होकर लड़ाई लड़ी। यदि कोई और होता तो वह बहुत पहले ही हार मान चुका होता, लेकिन फैंग चेन अंत तक डटा रहा। अगर मेंग याओ और अन्य दो उस समय रिंग से बाहर नहीं गए होते तो मुझे डर है कि फैंग चेन तब तक पकड़ बनाए रखता जब तक कि वह पूरी तरह थक कर गिर नहीं जाता। उसे मेरे पास छोड़ दो। इस समय राक्षस गुरु फिर से आया और बोला। वह पहले भी बाहर से लड़ाई को देख रहा था और फैंग चेन के शब्दों के अनुसार वह तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि कोई मजबूत व्यक्ति हस्तक्षेप न करे। अब चूंकि फैंग चेन बेहोश था, इसलिए उसे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। लिन जुयान और अन्य लोग भी जानते थे कि केवल दानव गुरु ही वास्तव में फैंग चेन की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसे नहीं रोका। फैंग चेन को अपने शरीर में लेने के बाद दानव मास्टर ने झाओ पिंगफान को देखा और कहा, मास्टर झाओ, रिंग लड़ाई खत्म हो गई है। क्या इसकी घोषणा करने का समय आ गया है? झाओ पिंगफान ने कहा, बेशक। वह खड़ा हुआ और ऊंचे मंच पर आया। जिउझोउ साधकों की ओर देखते हुए उन्होंने घोषणा की, मैं घोषणा करता हूं कि शेंडोंग क्षेत्र के फैंग चेन ने इस जिउझोउ सम्मेलन में प्रथम स्थान जीता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने प्रथम स्थान का पुरस्कार राक्षस गुरु को सौंप दिया। दानव स्वामियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे ले लिया, और जब प्रथम स्थान की घोषणा हुई तो कोई जय जयकार नहीं हुई, केवल छिटपुट तालियां ही बजीं। अभी भी बहुत से लोग इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि शेंडोंग क्षेत्र की विभिन्न ताकतें भी इसे स्वीकार नहीं कर सकती। वह उनका परित्यक्त बच्चा था जिसे शेंडोंग क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन अब वह जिउझोउ का नंबर 1 गौरव बन गया है। यदि उन्होंने फैंग चेन को नहीं छोड़ा होता तो ये सम्मान वास्तव में उनका होता। जहाँ तक अन्य राज्यों के किसानों का सवाल है, वे भी इसे स्वीकार नहीं कर सके। वह दिव्य पूर्व क्षेत्र का परित्यक्त बच्चा था। वह जिउझोउ में प्रथम स्थान कैसे जीत सकता था? क्यों? मैं आश्वस्त नहीं हूँ। दानव भगवान ने जिउझोउ में विभिन्न बलों को देखा और ठंडे स्वर में कहा। सारा दर्शक मंडल चुप हो गया और कोई भी बोला नहीं। दानव भगवान ने सभी पर व्यंग्य करते हुए कहा, क्यों? क्या आप एक परित्यक्त बच्चे से हारने के लिए बहुत ही अनिच्छुक हैं, जिसे दिव्य पूर्व क्षेत्र नहीं चाहता था? क्या आपको लगता है कि वह जिउझोउ में प्रथम प्रतिभाशाली होने के योग्य नहीं है, और इस बार प्रथम स्थान जीतने के लिए तो और भी कम योग्य है? पूरा दर्शक मंडल अभी भी चुप था। दानव भगवान ने फिर कहा, हाँ, ऐसा सम्मान जिउझोउ में शीर्ष बलों का होना चाहिए। आखिरकार स्थिति और पद के मामले में वे कितने भी योग्य क्यों न हो, एक परित्यक्त बच्चा बिल्कुल भी योग्य नहीं है। ये सुनकर सभी लोग थोड़ा अचंभित हो गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि दानव भगवान क्या कहने जा रहे थे। लेकिन दानव राजा ने व्यंग्य करते हुए कहा, लेकिन ये तो वो परित्यक्त बालक था जिसने उन सभी प्रतिभावानों को पराजित किया था जिन पर तुम्हें गर्व है। 1 बनाम 15, 2 शीर्ष प्रतिभाओं को हराया। पूर्ण एकीकरण। 9 प्रांत सम्मेलन के उद्घाटन के बाद से ऐसा किसने किया है? ये पहली बार है कि दानव राजा ने इतने सारे शब्द कहे हैं, लेकिन उनके शब्द सिर्फ इतने ही नहीं हैं। मैंने उसके सिर के ऊपर एक चमकती हुई रोशनी देखी और उसमें फैंग चेन प्रकट हुआ। इस समय वह अभी भी बेहोश था और उसके शरीर पर घाव अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह घावों से भरा हुआ था, थका हुआ था और थोड़ा पतला दिख रहा था, जिससे लोगों को अकारण ही दुख हुआ। निचले क्षेत्र से आए इस परित्यक्त बच्चे को अच्छी तरह देखो। एक दिन वो उस ऊंचाई पर खड़ा होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी ऊंचाई पर क्या आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे? सारा स्थान शांत था। कुछ लोग खंडन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें खंडन करना नहीं आता था। दोहरे क्षेत्र में सफलता। दाव का उत्तम मिश्रण। 15 दाव ग्रंथ। 36 देशांतर रेखाएं पूरी तरह खुल गईं। 15 तियांजियों को एकल चुनौती। 5वें स्तर पर लड़ते हुए जियानहुओं को पराजित करते हुए एक तलवार से तियांता को तोड़ दिया। फैंग चेन की सफलता निर्दोष थी और उसकी ताकत बेहद अद्भुत थी। शायद ये सच था जैसा कि दानव भगवान ने कहा था, ये परित्यक्त बच्चा जिसे वे नीची नज़र से देखते थे, एक दिन सचमुच उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जिस तक वे नहीं पहुंच सकते। दानव राजा ने कुछ और नहीं कहा और फैंग चेन के साथ चला गया। जहां तक अगले जिउझोउ सम्मेलन का सवाल है, इसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी।
दानव भगवान के जाने से जिउझोउ सम्मेलन फिर से जीवंत नहीं हुआ और दानव भगवान की आवाज सभी के दिमाग में गूंजती रही। हालांकि जब दानव भगवान वास्तव में चले गए तो एक अजीब आवाज सुनाई दी, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना जिसके लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता। फैंग चेन देवताओं और राक्षसों के मार्ग पर चल रहा है। वह उस मृत अंत पर कितनी दूर तक जा सकता है? दाओ क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसका हर कदम मुश्किल होगा और जल्द ही या बाद में वह देवताओं और राक्षसों द्वारा पीछे हट जाएगा और मर जाएगा। सबने देखा तो पता चला कि बोलने वाला व्यक्ति त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय से था और वह लुओ मिंग है। यद्यपि कोई भी उसे नहीं जानता, फिर भी उसके शब्दों को कई लोग पहचानते हैं। हाँ, वह देवताओं और राक्षसों के मार्ग पर है और वह निश्चित रूप से ज्यादा दूर नहीं जाएगा। ये सही है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में वे हमारी पहुंच से बाहर हो जाएंगे। भविष्य में वह हमसे और भी पीछे छूट जाएगा। दूसरों ने भी कहा, देवताओं और दानवों का मार्ग चलना बहुत कठिन है और यह एक मृतंत भी है। भविष्य में वे वास्तव में उसका सम्मान करेंगे, लेकिन फैंग चेन उनका सम्मान करेगा, न कि वे फैंग चेन का सम्मान करेंगे। झाओ पिंगफान ने जब इन लोगों की बातें सुनी तो उसने चुपके से अपना सिर हिला दिया। वह नहीं जानता था कि फैंग चेन कैसा था, लेकिन ये लोग निश्चित रूप से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। उसने उस दिशा में देखा जिधर फैंग चेन जा रहा था और वह थोड़ा उत्सुक था। उसकी ओर देखो, मैं उत्सुक हूं कि तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। जिउझोउ सम्मेलन समाप्त होने के बाद वापस लौटने पर फैंग चेन की ख्याति विभिन्न क्षेत्रों की सेनाओं में भी फैल गई। कुछ समय के लिए फैंग चेन का नाम जिउझोउ में पूरी तरह से सुना गया था। उनके कार्य भी तुरंत फैल गए। यदि आप पूछें कि किस डोमेन में सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है, तो ये स्वाभाविक रूप से शेनडोंग डोमेन है। वानिक्सी नीलामी घर में यान कियाओलिन अभी भी एक चियोंगसम पहने हुए थी, जो उसकी संपूर्ण आकृति को दिखा रही थी। उसने बाहर आसमान की ओर देखा। उसका सुंदर चेहरा उम्मीद से भरा हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि ऊपरी क्षेत्र में उसका क्या हाल है। वह स्वाभाविक रूप से फैंग चेन था। उसके जाने के बाद से किसी कारण से उसका चित्र हमेशा उसके दिमाग में आता रहा है। विशेषकर रात के समय ये विचार अधिक प्रबल हो जाते थे और प्रायः उसका चेहरा लाल हो जाता था। लेकिन फिर वह मुस्कुराए, मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी, मेरा इंतजार करना याद रखना। लुतियानियों में वानिक्सी नीलामी घर के प्रमुख ने अंततः आदेश दिया और वह मुख्य कार्यालय में अपना पद संभालने वाली थी। इससे वह फैंग चेन से दोबारा मिलने के लिए उत्सुक हो गई। बहन यान, क्या आप फिर से भाई फैंग के बारे में सोच रही हैं? इस समय एक अधिक सुंदर और मधुर चिढ़ाने वाली आवाज सुनाई दी। यान कियाओलिन का चेहरा अचानक लाल हो गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और अपना सिर घुमाया और गुस्से से कहा, डोंग जियांग, तुम और भी शरारती होते जा रहे हो। डोंग जियांग वह लड़की थी जिसे कियानली यिंगशा हत्यारे तनाका ने बचाया था। उसके बाद वह हमेशा यान कियाओलिन का पीछा करती रही और इस बार वह उसके साथ ऊपरी डोमेन में चली गई। इस अवधि के दौरान दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से परिचित हो गई और फैंग चेन की वजह से वे बहुत करीबी बहनें बन गईं। डोंग जियांग ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, बहन, इनकार मत करो। मुझे लगता है कि तुम इन दिनों उससे प्यार करने वाली हो। यान कियाओलिन का चेहरा और भी लाल हो गया, लेकिन वह कौन है? वह युचेंग वानिक्सी नीलामी घर की प्रमुख है। जल्द ही उसने डोंग जियांग को बुरी नीयत से देखा और शरारत से मुस्कुराई, क्यों? क्या तुम्हें अपने भाई फैंग की याद नहीं आती? मैं अक्सर तुम्हें रात में अपने भाई फैंग के बारे में फुसफुसाते हुए सुनती हूँ। ये सुनकर डोंग जियांग का चेहरा लाल हो गया। ओह, यान कियाओलिन ने आक्रमण को नहीं छोड़ा। मेरी डोंग जियांग बड़ी हो गई है और प्यार को समझती है। मुझे नहीं पता कि उसने रात में चुपके से कुछ ऐसा कहा है जो कहना मुश्किल है। आओ, मैं इसकी जांच करता हूँ। ऐसा कहने के बाद यान कियाओलिन ने अपने पापी हाथ बढ़ाए और डोंग जियांग के नाजुक शरीर पर हमला कर दिया। डोंग जियांग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और उसे यान कियाओलिन की विलो कमर ने पकड़ लिया। लेकिन यान कियाओलिन के हाथ ईमानदार नहीं थे और वह चतुराई से आगे बढ़ गई। बहन, मेरी जान बख्श दो। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। इस बार मुझे माफ कर दो। बहन बस तुम्हें जांच रही है। कुछ देर तक कमरे में दोनों लोगों की हंसी और छूती हुई हाँफने की आवाजें सुनाई देती रहीं। लेकिन जैसे ही दोनों खेल रहे थे, दरवाजे के बाहर से एक नौकरानी की आवाज आई, दुकानदार यान, शी जिंगजू ने आपको उससे मिलने के लिए कहा था। नौकरानी अंदर जो कुछ भी हो रहा था उससे परिचित लग रही थी और उसका लहजा भी बहुत सामान्य था। ये कहते ही अंदर अचानक शांति छा गई।
कुछ सांस लेने के बाद यान कियाओलिन बाहर आया और बोला, चलो चलें। हाँ, नौकरानी यान कियाओलिन को शी जिंगजू से मिलने ले गई और डोंग जियान को कमरे में लाल चेहरे के साथ छोड़ दिया। रास्ते में यान कियाओलिन ने पूछा, शी जिंगजू अचानक यहाँ क्यों आया? नौकरानी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन शी जिंगजू बहुत खुश लग रहा है। यान कियाओलिन हैरान थी, लेकिन उसने और सवाल नहीं पूछे। जल्द ही वह मुख्य हॉल में आया और शी बांग से मिला। जब शी बांग ने यान कियाओलिन को देखा तो वह हंसे और बोले, कियाओलिन, क्या आप जिउझोउ सम्मेलन के बारे में कुछ जानते हैं? जिउझोउ सम्मेलन? यान कियाओलिन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मुझे पता है, लेकिन विस्तार से नहीं। वानिक्सी नीलामी घर लुतियान्यू में केवल एक दूसरे स्तर का बल है और यह एक साधना बल नहीं है और इसे जिउझोउ सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए यान कियाओलिन को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। शी बांग ने उत्साह से कहा, क्या आप जानते हैं कि जिउझोउ सम्मेलन में प्रथम स्थान किसने जीता? यान कियाओलिन ने फिर भी अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। उसने हैरानी भरे चेहरे से शी बांग को देखा। ये पहली बार था जब उसने उसे इस तरह अपना संयम खोते देखा था। इस जिउझोउ सम्मेलन में प्रथम स्थान प्राप्त करने से जिउझोउ में सनसनी फैल गई है और यह आपका परिचित है। जान पहचान? यान कियाओलिन दंग रह गई और फिर उसे फैंग चेन का ख्याल आया। ये हो सकता है? नहीं, ये कैसे संभव है? उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। जब वह चला गया तो फैंग चेन केवल जियानटियन क्षेत्र में था। जिउझोउ सम्मेलन में प्रथम स्थान कम से कम दाओदाओ क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन फैंग चेन 1 साल से अधिक समय से दूर है। वह दाओदाओ क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकता है? लेकिन शी बांग के अगले शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। ये सही है, ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। फैंग चेन। फैंग चेन। यान कियाओलिन के सुंदर चेहरे की विशेषताएं दंग रह गईं, उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। काफी समय बाद वह धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन अभी भी उसे खबर पर विश्वास नहीं हो रहा था। मास्टर, क्या ये कोई गलती हो सकती है? जब फैंग चेन ने छोड़ा था तब उसका साधना स्तर इतना कम था, वह इस जिउझोउ सम्मेलन में प्रथम स्थान कैसे जीत सकता है? हो सकता है कि यह उसी नाम का कोई व्यक्ति हो। आखिरकार जिउझोउ में इतने सारे लोग हैं। उसने कहा, पहले तो मैंने भी सोचा कि शायद यह मेरे ही नाम का कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि यह तो स्वर्ग की इच्छा के भी विरुद्ध है। लेकिन बाद में मैंने लुतियान्यू से वापस आए ताओवादी दोस्तों से पूछा और मुझे यकीन है कि यह फैंग चेन है। शी बांग ने कहा और फिर यान कियाओलिन से प्रशंसापूर्वक कहा, कियाओलिन, मैंने पहले सोचा था कि तुम्हारा चयन थोड़ा आवेगपूर्ण था, लेकिन अब मैं केवल इतना कह सकता हूं कि तुम्हारी नज़र पैनी है। मुझे विश्वास है कि तुम्हें जल्द ही पुरस्कृत किया जाएगा और तुमने पहला योगदान दिया है। यान कियाओलिन ने शी बांग की बातें नहीं सुनी और फैंग चेन द्वारा जिउझोउ सम्मेलन में प्रथम स्थान जीतने के सदमे में डूब गया। शी बांग ने ये देखा और हल्की से मुस्कुराए, जो कि आश्चर्य की बात नहीं थी। उस समय जब उन्होंने ये खबर सुनी तो उन्हें भी बहुत सदमा लगा था। आखिरकार ये पहली बार था कि उनके शेंडोंग्यू ने जिउझोउ सम्मेलन में पहला स्थान जीता। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जिउझोउ सम्मेलन में प्रथम स्थान जीतने वाला ये प्रतिभाशाली व्यक्ति उनके शेंडोंग्यू का परित्यक्त बच्चा था। तियानियू दिव्य संप्रदाय को अपमानित करने के कारण वह शेंडोंग क्षेत्र में नहीं रह सका और उसे लुतियान क्षेत्र जाना पड़ा। इस जिउझोउ सम्मेलन के बाद तियानियू दिव्य संप्रदाय को इसका पछतावा हो रहा होगा। मैंने सुना है कि लिन जुएयान ने इस बार शीर्ष 30 में भी जगह बनाई है, जो कि अतीत में एक बहुत अच्छा अस्तित्व है। दुर्भाग्य से फैंग चेन दिखाई दिया। तियानियू दिव्य संप्रदाय ने यह अनुभव करने के बाद शेंडोंग क्षेत्र में इसकी प्रतिष्ठा बहुत कम हो जाएगी। शायद भविष्य में इस पर केवल तियानियू दिव्य संप्रदाय का ही प्रभुत्व नहीं रहेगा। संप्रदायों को अपनी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा की बहुत चिंता रहती है। आखिरकार ये संप्रदाय के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आखिरकार कोई भी खराब प्रतिष्ठा वाले संप्रदाय में नहीं जाना चाहता है, भले ही दूसरा पक्ष मजबूत हो, ये बहुत प्रभावित होगा। और फैंग चेन ने तियानियू दिव्य संप्रदाय के एक परित्यक्त बच्चे के रूप में जिउझोउ सम्मेलन में प्रथम स्थान हासिल किया। अकेले इस घटना ने तियानियू दिव्य संप्रदाय के मुंह पर करारा तमाचा मारा।